you are the youngest MLA in Himachal. When you jumped into politics, चैलेंज है कि अब मेरे विधानसभा में 45 पंचायतें हैं, मैं उसको कैसे डिवॉल्व करता हूँ, किस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ, नहीं देता हूँ। आज जो वादा किया जाता है वो 3 साल के बाद भी ग्राउंड पे उतरता है। आपकी पेयजल की स्कीम है, आपकी नाबार्ड के अंतर्गत कोई सड़क की या पानी की स्कीम है। These are things that take time. 30 years or 29 years old विधायक versus a 70 years or 60 years old politician. सोसाइटी अलग तरीके से कंपेयर करती है. What is your thought? मैं राजनीति में घुसा जब मैं 25 वर्ष का था। आज मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। जो मेरी एक सोच थी, धारणा थी जब मैं 25 साल का था, आज उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आपने क्या सीखा है अपने अनुभव से? क्योंकि होता है ऐसे कि किसी के पास बहुत लंबा चौड़ा अनुभव भी हो सकता है, परंतु वो वर्तमान की स्थिति को समझ के उसको ग्राउंड पर उतार नहीं पाएगा। एक्सपीरियंसेस डे टू डे एंड विद टेक्नोलॉजी अपने आप ही एक व्यक्ति के अंदर जो है आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। जो वरिष्ठ हमारे सिटीजन हैं वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति भी आया है तो उसको एक टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज वो आपको वही सेम लेवल या सेम चांस बोलने का विधानसभा के अंदर मिलता है, या डिस्कशन पॉइंट में आपको वही सेम रुतबा या सेम वही लेवल दिया जाता है, या फिर आपको वही एज के हिसाब से आज भी वो आपको जज करके चांसेस नहीं देते? आपकी जो गुणवत्ता होती है वो उस चीज पे सारी चीजें आधारित होती हैं। अब मैं ऐसे यंग था तो उस वक्त मैं कांग्रेस में था, तो मेरे को उतनी ही अप्रिसिएशन, प्रशंसा यहाँ से भी मिलती थी और अक्रॉस द आइल वहाँ से भी मिलती थी। तो ऐसा क्या इशू था कि आपने 2024 में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? इसमें मैं 2 चीज़ों को देखिए एड्रेस करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस चीज़ को बहुत अच्छे से वो डाइसेक्ट करके जनता तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पहला इशू ये है कि Welcome to episode number 8 with True Talks Unfiltered. Guest of the day is Mr. Chaitanya Sharma, one of the youngest MLAs state of Himachal have. आज हम उनसे डिस्कस करेंगे उनकी पॉलिटिकल करियर, उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में. So let's welcome him and let's dive into the discussions with Mr. Chaitanya Sharma. Welcome Chaitanya ji. थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। So sir, let's start from the beginning. आप you are the youngest MLA in Himachal. Like obviously it's a proud कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़े लेवल में पहुंचना। आपका स्टार्ट कैसे रहा? लाइक आपकी स्कूलिंग, आपकी जर्नी, या आपका बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स का ही था इसलिए आप पॉलिटिक्स में आए, या आप कैसे, हाउ डिड यू जंप इनटू पॉलिटिक्स देन टिल टुडे सफर? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर व्यूअर्स. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड engagement platform that you all have started, and I saw a couple of your episodes, so I think हिमाचल के लिए this is a very good righteous beginning in its own way. And जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, इतनी कम उम्र में मेरे को जो है हिमाचल प्रदेश में अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका जो है इन द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द लैंड, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. एंड मेरा जो अपना खुद का एक सोशल या मेरा एक पर्सनल जो अनुभव रहा है लाइफ का, इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू पॉलिटिक्स बट नॉट इन पॉलिटिक्स. क्योंकि चाहे मेरा फैमिली का बैकग्राउंड रहा हो, वी कम फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली सेटअप, और चाहे मेरी जो एजुकेशन रही हो, आई वाज इन द यूएस, मैंने वहाँ पर अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी, देन आई वाज वर्किंग देयर एट द वर्ल्ड बैंक फॉर अ फ्यू इयर्स. इंडिया आके फिर मैंने अपने लॉ की पढ़ाई करी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड समहाउ लाइक यू नो, जब एक एनर्जी और वाइब्रेशन आपको पुल करती है तो समहाउ इट वाज अ गॉड सेंट ब्लेसिंग कि मेरे को अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, ग्रेट विधानसभा क्षेत्र के मैं बहुत ही छोटे से प्यारे गांव अभयपुर को बिलोंग करता हूं. माता भद्रकाली के बिल्कुल चरणों में जो है हमारा एक प्यारा सा गांव है. तो ड्यूरिंग कोविड टाइम, to directly answer the question that you have asked, I got a very good opportunity. The time was very, very tough for mankind as a whole. Not only for Himachal, not only for India, but if we look at the world scenario of COVID. So during that time, I got to engage with the public and I was able to become a part of their plight. तो उस वक्त जब माइग्रेशन चल रहा था, हमारे इतने सारे हिमाचली भाई बहन जो अपनी सेवाएं अलग अलग सेक्टर्स में देश विदेश दे रहे थे, बेचारे सबको जो है एक तरीके से रिवर्स माइग्रेशन, फोर्सफुल रिवर्स माइग्रेशन उस वक्त करना पड़ रहा था. एंड वो प्लाइट भी देखी ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम करने की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली. एंड ऑल दैट वाज वेरी टफ टाइम. आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे को लोगों की प्रॉब्लम भी समझ आई, एक उनके साथ डायरेक्ट संवाद भी हुआ, एंड फ्रॉम देयर माई पोलिटिकल जर्नी किक स्टार्ट.
started. तो चाहे उसके बाद पंचायत इलेक्शन में, जिला परिषद के इलेक्शन में जाने की बात थी, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में I joined Congress. So it has been a very, very fruitful, very engaging. Father is an IAS officer, administrative background. Politics and administration, there are two very, very diverse and different fields. For your youth audiences, this is something that I would want to bring to light, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो बाहर से बिल्कुल एक अलग तरीके की जो है एक एंगेजमेंट लगता है फील्ड में, एंड अंदर से जो है इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी टीडियस, एंड उन सारे चैलेंजेस के साथ आप ग्रैपल करते हैं. सो आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. और जो मेरी जर्नी रही है उसमें मेरे को अपनी स्कूलिंग का जो मेरा अनुभव रहा है, चाहे मैंने दिल्ली में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करी, लाइक आई सेड अमेरिका कॉलेज, आफ्टर दैट लॉ की डिग्री करी, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल एंड पिवटल टू गेट मी टू वेयर आई एम. एंड वो एक जर्नी की बिगिनिंग में मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा जो था, एक मेरे को एक एवेन्यू मिला. पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था बट उसने मेरे को तैयार किया पॉलिटिक्स के लिए. So, what do you think at this young age when you joined the politics? What are the pros and cons which has worked out for you? Right. Pro is that because the pyramid structure of Indian population is a triangle today. Yeah. You have a young population at the base, which is the largest segment of the population, and then of course your middle age and your senior citizens. They are not as big as a big section of the overall population as the young age group of 16 to 40 or rather 18 to 45 that we consider according to population paradigms. तो हमारे लिए engage करने के लिए, अब आप जानते हैं Gen X, Gen Y, Gen Z, and given the advent of social media, given the advent of Instagram, WhatsApp, Facebook, now going into the whole reel based social media aspect of things, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ होने के नाते एंगेज करने के लिए. एज फार एज अ कॉन इज कंसर्न, ऑफ कोर्स आपकी जो अप्रोच होती है उसमें सीरियसली आपको लिया जाए या नहीं लिया जाए, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है. बट मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ही लर्न किया दैट इफ यू आर कमिंग इन विद एम, और अगर आप एक सोच को जो है निर्धारित तरीके से ग्राउंड पे, धरातल पे उतार के चलते हैं और लोगों के साथ एक सीधा संवाद एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं होता. एक अपहिल टास्क तो होता ही है, कौन होता है अपने आप में, बट पीपल टेक यू सीरियसली इफ यू टेक देम सीरियसली एंड यू टेक द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर प्रिवेलिंग वेरी सीरियसली. एंड देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, देयर आर 3 पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स: एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड इसके ऊपर फोकस करना एक अपने आप में प्रो भी होता है, बट कौन इसलिए होता है क्योंकि एस्पिरेशनली बोला बहुत कुछ जाता है, बट उसको धरातल पे, जैसे मैंने पहले कहा, आप कैसे उतारते हैं विजन को, फिर आप कैसे प्ले आउट करते हैं, वो एक चैलेंज होता है. इलेक्शन से पहले भी होता है, उस दौरान भी होता है, बाद में भी होता है. और मेरा मानना यही है कि आप उसको कैसे ग्रैपल करते हैं, उससे कैसे आगे बढ़ते हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है. अगर आप कहीं फॉल्टर करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है. So if we talk about the challenges, so when you jumped into politics, what were the challenges you faced in your politics career? देखिए, अगर मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज ये पूरा प्रदेश आज के वर्तमान की स्थिति में जो फेस कर रहा है, वो एक है क्रंच ऑफ रिसोर्सेज. एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि आप चाहे एक इश्यूज़ की बात करें जहाँ आपकी सड़क है, पानी की व्यवस्था है, आपके लोगों के पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो मकान संबंधित हैं, चाहे लोगों के निजी इश्यूज़ हैं, चाहे कहीं पर किसी के वार्ड में नाली बननी है या किसी के यहाँ पर सड़क का इशू है, दिस ऑल रिक्वायर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल. एंड पिछले अगर हम 1.5-2 साल की अगर स्पेशली बात करते हैं, एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चैलेंज रहा है. और बड़े दुर्भाग्य की बात भी है कि जब हम हिमाचल की अगर कहीं पर भी हेडलाइन सुनते हैं तो ये जो कैपिटल क्रंच के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वही सुर्खियों में दिखता है. और ऊपर से उसके बाद जिस तरीके से आपदा हमारे प्रदेश में आई है, उसने इस चैलेंज को और ऑगमेंट कर दिया और इसको बढ़ावा दे दिया है. तो मेरा मानना यही है कि ये एक बहुत चैलेंज होता है कि एक तो कैपिटल आएगा कहाँ से और उसको आप डिप्लॉय कैसे करेंगे. एक जो विधायक होता है, उनकी भी एक सीमाएं होती हैं, उनके पास एक डेवोल्यूशन करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड होता है, टाइट फंड होता है, अनटाइट फंड होता है, पर्टिकुलरली आपने उसको लगाना होता है. चैलेंज है कि अब मेरे विधानसभा में 45 पंचायतें हैं, मैं उसको कैसे डिवॉल्व करता हूँ, किस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, नहीं देता हूँ. आज जो वादा किया जाता है वो 3 साल के बाद भी ग्राउंड पे उतरता है. आपकी पेयजल की स्कीम है, आपकी नाबार्ड के अंतर्गत कोई सड़क की या पानी की स्कीम है. दीज आर थिंग्स दैट टेक टाइम. एंड जैसे अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, आजकल लोगों को निवारण चाहिए अपनी दिक्कतों का इन रियल टाइम. तो अगर किसी के पर्सनल इश्यूज हैं जो हटके हैं फ्रॉम फाइनेंशियल बेस्ड इश्यूज, उस पर तो आप वर्क कर सकते हैं, बट जो एक कैपिटल इंटेंसिव चीज़ होती है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एंड हिमाचल में
I feel, and as a young politician, as a person who is very involved in the discourse of Himachal politics, ये एक हम सभी के लिए, for all stakeholders of society, be it politicians, be it administration, be it your entrepreneurs, be it your business people, be it people from any class, any subsect of society, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें ओवरऑल कैसे हमें ओवरकम करना है, उसके बारे में सोचना, विचार विमर्श करना और उस पर निष्कर्ष पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीति में एक कहावत है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो राजनीति को समझ नहीं सकता। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि 30 years or 29 years old विधायक versus a 70 years or 60 years old politician, उसको सोसाइटी अलग तरीके से कंपेयर करती है। व्हाट इज योर थॉट्स, आपका क्या सोच? देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो मैं इस बात से वास्ता रखता हूँ, एक्सपीरियंस का अपना एक बहुत जो है एक अहम जो है रोल होता है इन द लाइफ ऑफ अ पॉलिटिशियन। परंतु मैंने जैसे पहले भी कहा, आज आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो एक्सपीरियंस रियल टाइम में अपने आप ही बनता है। पुराने जमाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे बोला जाता है कोलोकियली जब बात करते हैं पुराने जमाने की, उस वक्त यातायात के उतने साधन नहीं होते थे, उस वक्त ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा तेज नहीं होती थी। आज वो प्रॉब्लम अपने आप में भी कम है। तो जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंसेस डे टू डे एंड विद टेक्नोलॉजी अपने आप ही जल्दी जो है एक व्यक्ति के अंदर जो है आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। और देखिए, जो आपको टाइम सिखा सकता है, जो चीज़ आपको एक सैकड़ों सालों का अनुभव सिखा सकता है, उसके लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके लिए कोई दूसरी तरीके का रास्ता भी नहीं है। मैं राजनीति में घुसा जब मैं 25 वर्ष का था, आज मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। जो मेरी एक सोच थी, धारणा थी जब मैं 25 साल का था, आज उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मैं 35 का होऊंगा, 40 का होऊंगा, उसमें और जो है अनुभव की प्राप्ति के बाद जो है कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो आपने क्या सीखा है अपने अनुभव से? क्योंकि होता ऐसे है कि किसी के पास बहुत लंबा चौड़ा अनुभव भी हो सकता है, परंतु वो वर्तमान की स्थिति को समझ के उसको ग्राउंड पे उतार नहीं पाएगा। अब आपके पास चाहे वो अनुभव को आप कैसे उतार रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी जो है आज की डेट में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चैलेंज है, और मैं उसको मान के चलता हूँ कि चलना चाहिए। एंड देखिए, जहाँ तक सीरियसनेस की बात है, हमारे जो आज एक हम बात करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो वरिष्ठ हमारे जो है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति भी आया है तो उसको एक टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम चीज़ों में लगता भी है, जब आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो आप बातों को ज़्यादा समझते हैं। तो मैं इसको नेगेटिवली नहीं लेके चलता, ये एक चैलेंज है जिसको आपने ओवरकम करना है। आप इसके ऊपर जितना काम करेंगे, जितनी सच्चाई को समझेंगे, अनुभव बढ़ता रहेगा। अनुभव की प्राप्ति के बाद आप पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के आधार पे आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप। तो शर्मा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली कभी आपके साथ भी ये होता है, जैसे आपकी हिमाचल कंस्टिट्यूएंसी में या विधानसभा में काफ़ी सीनियर्स एमएलए है, आप सबसे यंगस्टर है उनके बीच में, तो आज वो आपको वही सेम लेवल या सेम चांस बोलने का विधानसभा के अंदर मिलता है, या डिस्कशन पॉइंट में आपको वही सेम रुतबा या सेम वही लेवल दिया जाता है, या फिर आपको वही एज के हिसाब से आज भी वो आपको जज करके चांसेस नहीं देते? देखिए, फिर से, और मैं हर एक यंग हिमाचली को भी यही मैसेज देना चाहूँगा, आपकी जो गुणवत्ता होती है वो उस चीज़ पे सारी चीज़ें आधारित होती हैं। आज हो सकता है कि कोई 60-65 साल का एक बहुत ही वरिष्ठ, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड विधायक हो और वो बहुत कम बोलते हो। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है उनका ग्राउंड का काम बहुत अच्छा हो, बट वो बोलते नहीं हो या नहीं रखते हो। अब मैं ऐसे यंग था, उस वक्त मैं कांग्रेस में था, तो मेरे को उतनी ही अप्रिसिएशन, प्रशंसा यहाँ से भी मिलती थी और अक्रॉस द आइल वहाँ से भी मिलती थी। चाहे वो स्पीकर महोदय के माध्यम से हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हो, चाहे वो उस वक्त के जो अब मेरे साथी हैं उनकी टिप्पणी के माध्यम से हो, मेरे को हमेशा वो स्पेस मिली, मेरे को रिस्पेक्ट मिला। मैंने वेरियस सेक्शंस ऑफ द विधानसभा एक्ट के अंतर्गत जो है अपनी बातों को अलग अलग जो है फोरम्स पे अलग अलग विषयों के ऊपर रखा। और जैसे मैंने कहा, देखिए, आपकी काबिलियत के ऊपर होता है, आप कितनी रुचि रखते हैं, आप कितने अपने संवाद में स्पष्ट तौर पे अपनी बात को आगे रख सकते हैं, कितना वो लोगों के साथ कनेक्ट करती है, धरातल पे वास्तविकता को दर्शाती है, ये उस पर निर्धारित होता है। और मेरा मानना है कि संवाद वैसे भी एक राजनीतिज्ञ का एक सबसे एक अहम कहीं ना कहीं एक क्वालिटी होती है, तो उस पर आपको वर्क करना ही पड़ता है। और मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा लगभग जो 1.5-2 साल का अनुभव था, मैं उससे पहले जिला परिषद की बॉडी का भी ऊना में भी जो है सदस्य रहा। वहाँ पर हालांकि आपका हाउस वहाँ छोटा होता है, बट उसकी जो एक ऑगस्ट इंपॉर्टेंस होती है वो भी कहीं ना कहीं अपने पंचायती राज के सिस्टम में बहुत अहम होती है।
तो वहां पर भी हमने मुद्दे उठाए, आउट ऑफ विधानसभा भी उठाए, विधानसभा के अंतर्गत भी उठाए। और मैं हिमाचली पॉलिटिशियन के लिए बात कह सकता हूँ, अब आप जैसे जयराम जी की बात करें, वो 8 बारी के जो है विधायक रह चुके हैं। अगर अब हम बिंदल जी की बात करें, वो इतनी यंग एज में जो है विधायक बने थे। ऑफ कोर्स अनुराग जी की अगर बात करें, वो भी इतनी यंग एज में जो है सांसद बने। हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है, हमारे राष्ट्रीय के हमारे अध्यक्ष, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नड्डा जी एबीवीपी से उठे हुए हैं, बहुत यंग एज में उन्होंने काम किया। ऑफ कोर्स अक्रॉस द आइल भी बहुत सारे आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे, चाहे विक्रमादित्य जी हो, चाहे और भी अन्य लोग हो जिन्होंने यंग एज में आए, तो वो उस बात को समझते हैं और वो उन्होंने एक दौर अपने आप भी देखा होता है और वो आगे आपको पुश भी करते हैं। तो ये तो एक लेजिस्लेटर होने की कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं इसी पे इस बात को खत्म करूंगा कि आप कितनी रुचि रखते हैं, आपका संवाद कितना स्पष्ट है, आप अपनी बात को कितने अद्भुत तरीके से रख सकते हैं, उस पर निर्भर होता है। एंड मेरे को काफी इस पे जो है एक पॉजिटिव जो है अनुभव रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जब आप इस मुद्दे में बात करते हैं, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू कनेक्ट, बिल्कुल, है ना? सो आपकी इस पर्टिकुलर इशू को लेके आपका क्या टेक है और व्हाट डू यू सी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है? कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशंस हैं जो सिर्फ अपने यूज के लिए या मुद्दों के लिए यूज की जाती है, दिखाया जाता है 40,000 जॉब्स मिल गई, लाख जॉब्स हो गया, ये हो गया। वी वांटेड टू नो, हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपसे सोच सकते हैं कि व्हाटएवर डिस्कशन यू विल गिव टू अस, क्योंकि आप उस लेवल से हैं, उस सोच में हैं, उस एज ग्रुप में हैं, दैट यू कैन फील दैट पेन, जो एक ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा नेशन वाइड तो है ही है, पर अगेन स्टेट ऑफ हिमाचल इज आल्सो फेसिंग द सेम। तो इसके बारे में आपको आपका क्या लगता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? जैसे आपने कहा सर, मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द अहम मुद्दा नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट जी आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे प्रदेश में, एक बेरोजगारी और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड लेवल पे, अब आप आजकल की बात कर लीजिए, जिस तरीके से आपदा आ रही है, तो उस पर भी बाद में आते हैं। जैसे आपने बेरोजगारी की बात करी, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ टुडे लगभग 45% जो आपकी पॉपुलेशन है, दैट इज आपका 18 to 45 के एज ग्रुप में। अगर आप इसी की तुलनात्मक तौर पे अगर आप इस आंकड़े का विवरण करते हुए देखते हैं, तो आपका 34% जो यूथ है, आपका फीमेल और मेल का रेशियो मिला के 34% इस एज कैटेगरी का जो यूथ है वो बेरोजगार है, जो जॉब की एस्पिरेशन में है जी, जिसने किसी गवर्नमेंट के पोर्टल पे या किसी कंपनी के माध्यम से या अपना कहीं रिज्यूमे भेज के एक अपनी तरफ से एफर्ट करके एक एम्प्लॉयमेंट का साधन ढूंढने की कोशिश करी है। लाइक यू राइटली सेड कि चुनाव का वक्त आता है, और जैसे जब मैं भी जिला परिषद से ट्रांजिशन कर रहा था विधानसभा के इलेक्शन में, कांग्रेस ज्वाइन करने के भी सबके जो वन ऑफ द रीजंस थे, बात बोली गई थी कि वी विल गिव 1 लाख नौकरियां साल की। बोला गया था कि हम 600 करोड़ रुपए हिमाचल के युवा के स्टार्टअप पे लगाएंगे, 4 स्कूल बनाए जाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, एक एम्बुलेंस चलाएंगे। तो ये चीजें हैं जो यूथ के साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि उनमें अंदर एक अपेक्षा जागती है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारे भविष्य को कहीं आगे बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान पॉजिटिवली दे पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि चाहे वो करणामूलक के आधार पर पॉलिसी बनाने की बात करी जाती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से नौकरियां देने की बात करी जाती है, सरकारों का, पर्टिकुलरली अगर मैं हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की बात करूं, इस पे कोई इनिशिएटिव ही नहीं रहा है। जब आप विधानसभा में होते हैं या विधानसभा के बाहर होते हैं, ये फिगर्स कोट करना बहुत आसान होता है। विधानसभा के सवाल के अंतर्गत मेरे को अभी कल परसों में मैं देख रहा था, बोला जा रहा था कि जी 40,000 नौकरियां दे दी हैं। हाउ हैव यू कम अप विद दिस फिगर? अब वो जो डेटा है वो तो किसी के एक अनस्टार्ड क्वेश्चन में, जिसको बोला जाता है कि जी रिटर्न लिखित रिप्लाई आएगा, 40,000 लोगों का आंकड़ा भी खोल के देखा जाए कि आपने उनको कौन से विभागों में कहां पर नौकरियां दी हैं। सरकार ने बोला था 1 लाख नौकरियां देंगे, वो तो एक प्रकार से आपको ने सरकारी नौकरियां देनी थी। आप उसमें प्राइवेट फील्ड में किसी ने अपने खुद के गुणवत्ता के आधार पर नौकरी ली, आप उसको भी साथ में जोड़ रहे हैं। आपके यहाँ पर बद्दी की अगर हम बात करते हैं, बद्दी का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि पहले दूसरे क्षेत्र की बात कर लेनी चाहिए, फिर मैं गगरेट इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करूं तो वहां के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। वहां पर तो आप रोजगार देना तो छोड़िए, वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस प्रदेश के वातावरण से इतनी तंग आ चुकी है कि वो भी जा रही हैं। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट में जब आप हैं
जब आप कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में तो प्रॉब्लम है नहीं। मैंने जैसे अभी आंकड़ा दिया, एक और आंकड़ा मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहूंगा। 40% जो यूथ है इस प्रदेश का वो तो पलायन कर रहा है। अगर आप एवरेज आउट करके देखेंगे, जो एक 18 अबव जो है, जो अब अपने आप को जॉब सेक्टर का एक हिस्सा मान सकता है, वो तो पलायन में प्रदेश के बाहर जा रहा है। चाहे वो दिल्ली जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, दूर पार किसी क्षेत्र में जा रहा है, विदेश जा रहा है, कोई कहीं जाके बेचारा वेटर बन रहा है, बारटेंडर बन रहा है, कोई कहीं पर जाके अपनी सेवाएं आईटी सेक्टर में देख रहा है, किसकी अच्छी एजुकेशन है तो वो आर्म फोर्सेज में जा रहा है या सरकारी सर्विसेज में जा रहा है। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम अपने आप को एक पॉलिटिकल फील्ड का स्टेक होल्डर मानते हैं तो सबसे बड़ी कमी इस वक्त यह है कि कोई डायलॉग ही नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही नहीं है। अभी बीते दिनों में अगर मैं आपको एक लाइव उदाहरण दूं, तो मैं अपने जिले के हेडक्वार्टर में था, तो एक यूथ मेरे पास आया। उसने बोला कि जी मैंने 2 साल पहले सरकार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से एक जॉब के लिए निवेदन किया था, मेरे को तो वहां से कोई फीडबैक ही नहीं मिला है। अब देखिए आपकी इस प्रदेश में एपैथी क्या है। आपने एक एम्प्लॉयमेंट का ब्यूरो बना रखा है, एक व्यक्ति जो अब हर व्यक्ति तो है फोन पे है बेचारा आज की डेट में लैपटॉप के माध्यम से, वो अपना एक फॉर्म फिल करता है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और फिर वो चाहता है कि उसको मेरिट पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिले। तो सरकार को होना चाहिए कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप जॉब फेयर्स में सरकार ने कुछ नहीं करा, आपको वो करने चाहिए। आपकी जो इंडस्ट्रियल मीट्स होती हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मेरे को बड़ा ही मतलब आयरॉनिकली जो है एक बुरा लगता है इस बात के बारे में, बोला गया कि जी आई थिंक द फिगर वाज मे बी फिगर ये वाली मेरी हो सकता है 100% राइट नो, बट 11,000 करोड़ का जो आवेदन है वो इंडस्ट्री से आया था। तो 11,000 करोड़ का ग्राउंड पे कितना लगा, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कितने हिमाचली हैं जो काम कर रहे हैं। आज आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, वहां पर ठेकेदार प्रथा के अंतर्गत जो है टेम्परेरी बेसिस पे लोग रखे गए हैं। जितनी भी आपकी क्रीम जॉब्स हैं जहां पर परमानेंसी हो सकती है, वहां पर कोई बाहर के व्यक्ति हैं जिनको आपने जो है वो जॉब की नियुक्ति करी हुई है। सो यहाँ पर कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। जब मैं विधानसभा में भी इस बात को रखता था, मैं आपका व्यूअर्स का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमारा 2023 का जो हमारा शीतकालीन सत्र था धर्मशाला में, मैंने वहाँ पर अपनी तरफ से एक स्पेशल टॉपिक जो इंट्रोड्यूस करा था। मैंने बोला कि मेरी एक फॉरेन एजुकेशन है, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से अमेरिका से मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी थी। उनका फॉर एग्जाम्पल एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ दिल्ली में, तो वहाँ के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जा सकते हैं। एक इंक्यूबेशन का प्रोग्राम वहां की यूनिवर्सिटी में चलता है, जहां के वो यहाँ के मेधावी छात्रों को उठाते हैं जिनके पास कोई आधुनिकता के आधार पे या कोई अच्छी एंटरप्रेन्योरल कोई आइडिया हो। तो मेरा सिंपल पॉइंट ये था कि इस प्रदेश में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। यू हैव योर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आपके पास पालमपुर में इतनी अच्छी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तो हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेके ऐसी चीजों में इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं। एंड मेरे लिए बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट की बात थी कि मैं तो तब सत्ताधारी पक्ष का विधायक था एंड उसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं था। क्योंकि देखिए, हम अगर एक विधायक है, विधायक के आधार पे अपनी आवाज को, जनता की आवाज को विधानसभा के सभा पटल पे रख सकते हैं, बट जो स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो आपकी कैबिनेट है, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर गौर फरमाना और उसके आधारित एक पॉलिसी का गठन करना, ये तो उनका काम है। तो ग्राउंड में पिछले 2 साल पे कोई पॉलिसी बनी नहीं है। पिछले अगर हम एक लार्ज स्केल डेटा की भी बात करते हैं, बेरोजगारी के आधार पे बिगेस्ट इशू, मैं तो अपनी विधानसभा में यही बोलता था हर जगह कि देखिए, जो एक व्यक्ति होता है उसके यहाँ पर सड़क नहीं बन रही है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके यहाँ पर और भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, वो जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेटेड हैं, अगर वो अपने आप को सक्षम कर लेंगे तो वो ये विभागों में जाके खुद डिस्कशंस कर लेंगे और उसका निवारण कर सकते हैं। परंतु सरकार की प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं चाहती कि जो हमारे युवा हैं वो उस स्तर तक कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम बना सकें। तो वो चाहते हैं कि वो किसी विधायक के अंतर्गत या किसी दूसरे कानूनी दाव पेच में या एक पॉलिटिशियन के सामने या किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से, एंड आई एम सॉरी इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, बट एक जो है एक तरीके की भीख जो है अपने राइटफुल राइट के लिए मांगेंगे। तो उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और तभी बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर अगर हम एक ठोस पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अगर हम इंडस्ट्रीज के साथ संवाद नहीं करेंगे, अगर हम कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ
गवर्नमेंटल आधार पे नहीं कनेक्ट करेंगे तो हम अपने क्षेत्र के प्रदेश की यूथ के साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी तो कर ही रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में और भी बड़ी कर रहे होंगे। इसमें लास्ट मेरा पॉइंट होगा गवर्नमेंट के रिलेटेड जॉब्स के बारे में। आप लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखिए, आपकी पुलिस की भर्ती होती है, आपकी उसकी दौड़ होती है, दौड़ के बाद वो भंग हो जाती है। आपका हमीरपुर का जो चयन आयोग था उसको बड़े ग्रैंड तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से विधानसभा में भंग कर दिया जाता है। फॉलो अप में आपने क्या किया उसके? क्या आपने कोई नई कमेटी बनाई? क्या आपने नया चयन आयोग बनाया? क्या आपने फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू पॉलिसी या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉलिसी करा? कुछ आपने किया ही नहीं, कुछ आपके पास दिखाने के लिए है ही नहीं। इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्या आपने इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स के साथ कोई वार्ता करी? क्या आपने हिमाचलियों को, हमारे यूथ को, लड़कों को, लड़कियों को उन जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश करी? नहीं करी। यू हैव अदर स्टेट्स टू कंपेयर विद। एंड अगेन, मैं पार्टी बेस पे ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए गुजरात का मॉडल देखिए, आप महाराष्ट्र का मॉडल देखिए। आज वहाँ पर एंटरप्रेन्योर ड्राइव भी है, वहाँ पर जो यूथ है, जो सक्षम है, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है, बैकस्टॉप करा जा रहा है। वो खुद के उद्योग भी लगा रहे हैं और जिनके अपने अंदर हुनर है, मेधाविता के आधार पर उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। बट वाई इज हिमाचल सो फार बिहाइंड? हमारा जब एजुकेटेड यूथ है, पढ़ने लिखने वाला हार्ड वर्किंग यूथ है, तब भी उसको बाहर जाना पड़ना है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकारों की और हमारी इस वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो एक नीति है, जो सोच है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड मेरा मानना है कि अगर हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे आने वाला जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स है बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। सर, मैं अगर आप स्टडी टॉपिक में अगर मैं एजुकेशन को लेकर बात करूं तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, आप देखेंगे हिमाचल में स्टडी एजुकेशन में हम काफ़ी अभी भी काफ़ी पीछे हैं जी। काफ़ी टाइम पे मैंने बीजेपी के टाइम पे भी देखा कि 10+2 पास किए हुओं को गवर्नमेंट टीचर लग गए। राइट। वहाँ के बच्चों को, आज हमारे हिमाचल के बच्चे बाहर जाते हैं, उनको जाके डिक्शन का, आज तक डिक्शन में कितने इश्यू आ जाते हैं। बिल्कुल। उनको शब्दों का ज्ञान नहीं अभी तक। वो चीज़ को लेके आप किसको ब्लेम करते हैं कि ये आज हमारा हिमाचल एजुकेशन के मामले में, चाहे HPU है, चाहे हमारी मैट्रिक है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पे टीचर्स हमारे, आपको नहीं लगता एक ग्रेजुएशन लेवल या एक B.Ed लेवल के टीचर्स, अगर कोई बेसिक भी है, अगर प्राइमरी है या मैट्रिक है, वहाँ पे भी एक B.Ed लेवल के टीचर्स होना चाहिए थे। बिल्कुल। जहाँ पे +2 पास करके टीचर्स नियुक्ति होगी है हमारे हिमाचल में। देखिए, एजुकेशन सेक्टर के संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने रेज करा है, और इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी जो है 2-3 विषय जो है ज़रूर जो है इंपॉर्टेंटली रखना चाहूँगा। देखिए, एक तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले कहा, हम मेधाविता की बात करते हैं बच्चों के लिए और यूथ के लिए आगे नौकरी लेने के लिए, सेम मापदंड जो है वो टीचरों के ऊपर भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका कहना ये नहीं है कि हमारे प्रदेश में अच्छे टीचर्स नहीं हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों में आपको बहुत अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन में मैंने जितना ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे देखा है, 2 चीज़ों का साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है अभूतपूर्व ढांचों को विकसित होना, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर विशेष रूप से जो हमारी प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनका, और वहाँ पर अच्छे तरीके से टीचरों का स्थापित होना। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें, 4 मेरे जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए। क्या क्राइटेरिया बनाया आपने, किस आधार पे आपने वो बंद करे, उसकी वजह से आगे आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर कोई ना पॉलिसी है, ना स्ट्रक्चर है, ना फोकस करा जा रहा है। बट कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, हमें कहीं ना कहीं एक मापदंड बनाना, और जहाँ पर ये जो पोलिटिसाइजेशन है उसको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब विधायक था, मैं तब भी इस बात को बोलता था, मैं आज भी इस बात को बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका इतना ज़्यादा दखल, खासकर विशेष रूप से ट्रांसफर ऑफ टीचर्स में, नहीं होना चाहिए। अब मैं एक पॉलिटिकल फील्ड को बिलोंग करता हूँ, मेरी किस फील्ड की कितनी एक्सपर्टीज है या नहीं है, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि शुड दिस पर्टिकुलर टीचर बी पोस्टेड हियर और नॉट बी पोस्टेड हियर? सेम गोज फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो। अब जब एक पॉलिटिशियन आता है, विधायक बन जाता है, तो फिर वही हो जाता है, उसमें पार्टी बेस्ड एक जो पार्टिसनशिप है वो आ जाती है, किसी को जो है पास ला दिया जाता है, किसी को दूर भेज दिया जाता है। तो आपने तो एक जो मेधाविता है वो वहां पर भी खत्म कर दी है। तो जैसे आपने राइटली पॉइंट करा, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधारित पॉलिसी को ठोस तरीके से
जो है फोकस करते हुए टीचरों की पोस्टिंग करना, उनकी नियुक्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिगेस्ट एंड बिगर इशू आई फील इज ये जो ट्रांसफ़र एक पॉलिसी है, बहुत दूसरे स्टेट्स में भी है। एक इसका जो है प्रॉपर क्वालिफिकेशन के आधार पे और परफॉर्मेंस के आधार पे रूब्रिक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जो आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका हस्तक्षेप होना चाहिए कि अगर किसी की फैमिली प्रॉब्लम है या उन्होंने मोर देन अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम सर्व करा है तो वहाँ पर आप अपना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगा सकते हैं। बट उसी के ऊपर किसी अच्छे को दूर भेज दिया जाता है, किसी बुरे को पास ला दिया जाता है, वो बहुत स्ट्रक्चरल फॉल्ट है मेरे हिसाब से हमारे सिस्टम में। एंड जैसे आपने कहा, एक रेगुलर जो है क्वालिफिकेशन और नियुक्ति होने के लिए तो अच्छी पॉलिसी बनना जरूरी है। बट देखिए, हर एक व्यक्ति को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप को स्किल अपग्रेडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी मेरा मानना है कि फॉर एग्जांपल चाहे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं, तो आपके मिड टर्म ट्रेनिंग होती है, आपकी मिड करियर ट्रेनिंग होती है, आप कहीं जाते हैं, वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी ने अगर बीएड करी हुई है या किसी एक अच्छा जेबीटी या टैट की क्लियरेंस करी हुई है, दैट इज़ 15 ईयर्स प्रीवियसली, पैटर्न बदल चुके हैं, थिंकिंग का सोच बदल चुका है, दायरा बढ़ चुका है, तो उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है। सो अलोंग विद, लाइक यू हैव राइटली सेड, क्वालिफिकेशन होना और अच्छे से जो एक नई पॉलिसी के आधारित जो है नियुक्तियां होना बहुत जरूरी है। बट ये भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि उसके ऊपर सरकारों को फोकस करना। और प्रेजेंट गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से और बड़े सारे इश्यूज से ग्रैपल कर रही है। सो ये तो दिस इज समथिंग लीस्ट एक्सपेक्टेड, बट इसके ऊपर फोकस होना बहुत क्योंकि आज भी आप हिमाचल के अंदर देखते हैं, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना प्रिपेयर कर रहा है, या उसके स्कूल टीचर इतना प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जाकर बाहर जाकर आज 2025 में जहाँ पे बच्चा प्लान करता है कि मैं आईपीएस बनूं, आईएएस बनूं, लाइक बिजनेस शुरू करूं, सब कुछ ये करूं, लेकिन आज भी हमारे हिमाचल में इतना प्रिपेयर किया जाता है बच्चे को, या तो होटल मैनेजमेंट कर लो या आर्मी के लिए ट्राई कर लो। मैं ये नहीं कहता ये दोनों सेक्टर कोई बुरे नहीं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट हाँ चांसेस जहाँ पे हम अपने बच्चे को और अच्छे लेवल में उसको पॉलिश कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे टीचरों का उसमें कुछ योगदान नहीं है ये करने का। सबसे बड़ी बात आती है हमारे इसमें बच्चों को बाहर जाके मदर टंग के साथ साथ डिक्शन में काफी शब्दों का उच्चारण करना, ऊपर नीचे काफी करना, तो वो एक टीचर का इतना बड़ा रोल बनता है कि उसको शब्दों का ज्ञान करवाया जाए। लेकिन हमारे टीचर्स को खुद ही हमारे आज के टाइम पे, मैं कहता हूँ प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट, हमारे टीचर्स को खुद ही शब्दों का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एंड आगे जाके हिमाचल की स्टडी को, एजुकेशन को थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ। और जैसे आपने डिक्शन की बात करी, देखिए ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोजर बेस्ड होती हैं, एक्सपोजर ओरिएंटेड होती हैं। और मेरा मानना ये है कि एक्सपोजर आपको कहीं बाहर जाने की लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपोजर इसलिए भी है, जैसे आपने कहा, कोई एक व्यक्ति अपने अंदर जिज्ञासा रखता है, कोई छात्र है जो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, हो सकता है कि वो रिटर्न में बहुत अच्छा हो, बट क्योंकि फिर वो उस स्टेज को नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाता, तो एक्सपोजर उसको अपने होमलैंड में, अपने क्षेत्र में भी मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड उसके लिए उसको इस तरीके के कहीं ना कहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। अगेन आई वुड लाइक टू रेफर टू एन एग्जांपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब मैं जिला परिषद भी था, उसके बाद भी जब मैं विधायक बना, मैंने वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बारी इस चीज़ की गुहार लगाई कि हम ज़्यादा बड़ी चीज़ ना भी करें। आज की डेट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम के अंतर्गत आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फॉर एग्जांपल बीपीओज में जॉब देने के लिए या XYZ आपको अलग जो है अपने कहीं को हुनर को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमें उनको स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर भी बना के हम उसके ऊपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी की बात करी, आपने आर्मी की बात करी, होता क्या है, क्योंकि इनके लिए प्रीसेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति सोचता है कि यार मैं यहीं पर ही एडमिशन ले लूंगा, यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ से एक उस रिस्क कोर्स के माध्यम से आगे निकल जाऊंगा। अब ये चाहे हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, दूसरे कहीं ना कहीं निजी क्षेत्रों में प्रवेश करने की बात करते हैं, उसके लिए एक्सपोजर ओरिएंटेशन हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में, हमारे प्रदेश में नहीं है। उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी को जब तक आप एनहांस नहीं करेंगे, वार्ता कैसे करना है, आपने आपका जो माइंडसेट है उसको आपने कैसे बनाना है, उसके ऊपर वर्क नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी चलती रहेगी। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर अच्छा वर्क करा दिया। अब देखिए, यू ऑल्सो बिलोंग टू अ प्रोफेशन, आप भी हिमाचल का नाम जो है रोशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, अदरवाइज भी हमें भी विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, विद आवर पेरेंट्स गाइडेंस एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिला, वरना हो सकता है आप और मैं, हम जैसा व्यक्ति भी स्ट्रगल कर रहा होता। सो वो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सरकार जो है एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है और उसके ऊपर वर्क करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है। बहुत सारे हमारे आज यूथ है, आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आप पंजाब का एग्जांपल लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीज़ा सर्विसेज चलती हैं कि गो अब्रॉड, गो टू कनाडा, गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाई डोंट वी कम अप विद गवर्नमेंट बैक सर्विसेज कि वी विल प्रिपेयर यू टू गेट एम्प्लॉयमेंट हेयर लोकली और वी विल प्रिपेयर यू फॉर अ गुड सरकारी सर्विस। और वो तभी होगा जब हम आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर पाएंगे। और उसमें अगर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा, पॉलिसी डिराइव करी जाएगी, तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति ने अगर अपना प्राइवेट इसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप भी लगानी है, वो भी तभी कर सकता है जब उसको किसी तरीके का एक बैकअप मिले। एंड बैकअप हिमाचल जैसे प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं, वो आपको मिल तभी सकता है जब इसके लिए पॉलिसी शोकेस कहीं ना कहीं करने के लिए हो। भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। अब वो होता क्या है कि ये इंटर पार्टी इश्यूज में कि जी सेंटर में बीजेपी है, यहाँ पर कांग्रेस है, बहुत सारी स्कीम्स जो है उसके कारण मंच धरातल पर उतर नहीं रही है। और मेरा मानना है कि तभी जब हम बोलते हैं डबल इंजन दिस एंड दैट, तभी एक बहुत अहम चीज होती है ये, क्योंकि वो जो एक फ्लो ऑफ स्कीम्स है, वो जो फ्लो ऑफ आइडियाज है और उसको ग्राउंड पे कन्वर्शन करने की बात है, आपको एक सिस्टमैटिक स्ट्रेट जैकेट एक सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो हिमाचल में मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कमी है। पॉलिसी बनना, उसको धरातल पे उतारना और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि पिछले 2 साल में इस विषय के ऊपर सरकार की तरफ से ना कोई चर्चा हुई होगी, ना इसके ऊपर बातचीत करी होगी। ड्यूरिंग योर फर्स्ट पॉलिटिकल कैंपेन, ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपको बहुत आउट ऑफ द वे सिचुएशन लगी हो? क्योंकि थियोरेटिकली आई एम श्योर कि आपने थ्योरी और रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कोई ऐसा कोई इंस्टांस, ऐसा कोई सिचुएशन आई होगी, आपको लगा हो कि यार दिस इज आउट ऑफ द वे, ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन हो सकता है, सिंपल किसी के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, किसी की आपके प्रति धारणा हो सकती है, विचारधारा हो सकती है एज एन इंडिविजुअल। तो ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई आप हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से ज़्यादा एक पर्टिनेंट इशू को जो है इस संदर्भ में रेफर करना चाहूँगा। और जब मैं बिल्कुल ही इनिशियली आया था तो मैंने एक चीज़ फेस करी। और जैसे देखिए, सुख में सब जाते हैं, एवरीबडी इज देयर। अच्छा जब होता है, बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है, शादी होती है, उस पर सम्मिलित होते हैं, वो बड़ा खुशी का मौका होता है। जो दुख होता है वो एक बहुत ही कठिन जो एक दौर होता है एक इंडिविजुअल के लिए, एक परिवार के लिए विशेष रूप से। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, किसी एक गाँव में जहाँ पर डेथ हुई, तो जिस पेशेंट की डेथ हुई उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो टाइम पे जो है अस्पताल नहीं पहुंच पाया। हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं आज भी बात करता हूं, और मेरे 2 साल में भी ये बहुत बड़ी मेरी अहम लड़ाई थी कि हमें हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लाइट कहाँ से थी कि वो व्यक्ति जो है गगरेट गया, गगरेट से रेफर हुआ ऊना गया, ऊने से रेफर होकर पीजीआई गया ट्रीटमेंट, क्योंकि पीजीआई में आप देखिए 10,000 पेशेंट्स का डे का लोड है, वहाँ पर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक अगर कोई हार्ट रिलेटेड इशू था, अगर उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल जाता तो हो सकता है वो व्यक्ति जो है जिंदा रह सकता। साथ में जब उसकी डेड बॉडी घर आती है, तो क्योंकि सड़क इतनी खराब है कि एक उनको उसको चारपाई पे परिवार को डाल के जो है उसको उठा के 400-500 मीटर जो है घर तक लेके आना पड़ा। तो मेरे को तब ये वाली बात समझ आई कि प्रॉब्लम्स जो है वो मल्टीफोल्ड हैं, बड़े विभिन्न प्रकार की हैं। तो मेरा हमेशा हर जगह मुद्दा यही होता था कि वो जो सड़क है, सड़क के ऊपर फोकस करना कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में सेकेंडरी है। क्योंकि अगर वो सड़क नहीं भी होती तो पहली बात तो वो व्यक्ति हो सकता है जिंदा ही वापस आ रहा होता, अगर हमने उसको टाइमली जो है हेल्थ केयर की वो सर्विस के लिए भेजा होता। तो होता क्या है कि एक नेता को बोला जाता है कि जी अगर कोई खुशी का मौका है तो वहां जरूर पहुंचिएगा, अगर कोई दुख की घड़ी है तो वहां पर भी जाके खड़ी जरूर अपनी संवेदनाएं प्रकट करिएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो चैलेंज मैंने देखा, वो उस व्यक्ति के घर में वो दुख आ क्यों रहा है, हम उसके ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने हेल्थ केयर का आपको उदाहरण दिया, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं नवजात शिशुओं की, जो हमारे प्री नेटल पोस्ट नेटल जो सर्विसेज होती हैं, और जो हमारी आपातकालीन स्थिति के आधारित निर्धारित जो आती हैं, एक्सीडेंट का केस हो गया, किसी को हृदय जो है कहीं ना कहीं रोग के कारण जो है हार्ट अटैक हो गया, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, हम उन चीज़ों के साथ ग्रैपल नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से एक ओवरऑल हिमाचल की अगर हम बात करते हैं
ये यहाँ पर हर जगह के लिए लागू होती है, और मैं अगर अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करता हूँ, गगरेट की बात करता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल लागू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को चैलेंज, जैसे आपने कहा, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के माध्यम से तो नहीं, बट हमें मेरे को तब दिस गॉट मी थिंकिंग कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तभी मैंने अपनी एक एम्बुलेंस की सेवा चलाई। अगर वो मैं अपने जिला परिषद की बात करता हूँ, मेरे पहले कार्यकाल की बात करता हूँ, गोइंग इनटू सेकंड इलेक्शन की बात करता हूँ, आज की भी बात करता हूँ, वर्तमान में भी मेरी रेगुलर एम्बुलेंस सर्विसेज जो है इस चीज़ के लिए चलती हैं। तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम फॉर दैट, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमें आज भी इतने सारे पेशेंट्स को जो है इतने दूरगामी क्षेत्रों में ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ रहा है। वो सेवाएं हम अपने यहाँ क्यों नहीं दे रहे? तो आई डोंट नो। मैं अगर आपका जो सवाल था वो पर्टिकुलर इंस्टेंट्स के माध्यम से जो मेरी उस वक्त की सोच थी, बट दिस गॉट मी थिंकिंग, और इसके ऊपर फोकस करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमारी सोच थी, चाहे वो एम्बुलेंस के माध्यम से थी, हमने उसको चलाया, आज भी बरकरार तरीके से उसको चला रहे हैं। बट हम अभूतपूर्व ढांचों को हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी चिकित्सक सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी भी वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आर इंटररिलेटेड। बिल्कुल, हम एक इंस्टेंस नहीं उठा सकते। यू राइटली मेंशन कि अगर हेल्थ केयर बढ़िया होता तो शायद सड़क जो है इग्नोर हो सकती थी, बिकॉज़ पर्सन शुड हैव नो। शर्मा जी, हम नेक्स्ट आते हैं अगेन आपके पॉलिटिकल करियर में। 2022 में आपने एज एमएलए शपथ ग्रहण की। 2024 में आपको आपकी पार्टी से लाइक कुछ इशू थे। व्हाट वाज द इश्यूज वी वांट टू नो, कि आपने ड्रॉप कर दिया कांग्रेस को। तो ऐसा क्या इशू था कि आपने 2024 में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? जी, सो इसमें मैं दो चीज़ों को देखिए एड्रेस करना चाहूँगा, एंड आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है डाइसेक्ट करके जनता तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहला इशू ये है कि वी डिड नॉट ड्रॉप कांग्रेस। मैं जब बात करता हूँ 6 कांग्रेस के विधायकों की, जिनमें से फिर वी वेंट ऑन टू ज्वाइन बीजेपी, 3 लोग जो है फिर से विधायक बने, 3 लोग जो है विधायक नहीं बने, और हमारे जो 3 इंडिपेंडेंट उस वक्त के विधायक थे जिन्होंने अपना समर्थन दिया था तब के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और वर्तमान के हमारे राज्यसभा के सांसद ऑनरेबल श्री हर्ष महाजन जी के लिए, हमने अपनी खुद की जो हमारा एक कहीं ना कहीं हमारी एक हमें इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन, हमें एक हमारे को राइट है एज अ विधायक कि हम स्वयं इच्छा के अनुसार किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा की वोटिंग होती है वो विधानसभा के सभा पटल पे नहीं होती है, विद इन द हाउस नहीं होती है, विद इन द कॉम्प्लेक्स होती है बट विद इन द हाउस नहीं होती है। तो उसमें एक नियम होता है कि पार्टी की व्हिप लागू होती है और आपको एक अनसेट चीज होती है कि पार्टी के लिए वोट करना होता है, बट क्योंकि वोट अंदर का नहीं होता, वहां पर इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए व्हिप लागू नहीं होती और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर डे की जो एक घटनाक्रम है उसकी बात करते हैं, उसी दिन के देर रात को, और क्योंकि अभी मुद्दा जा चुका है और अब ये मुद्दा जो है सब जुडिस भी नहीं है, तो इसके बारे में विशेष और बिल्कुल डिटेल तरीके से चर्चा करी जा सकती है। हमें अनसेरेमोनियस तरीके से, हमें संवैधानिक कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए जो है हमें डिस्क्वालीफाई करा गया। अगर कांग्रेस को लगता था या मुख्यमंत्री को लगता था, क्योंकि उनको लगा उस वक्त कि उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, तो वो हमारे साथ संवाद कर सकते थे, वो हमारे साथ बातचीत कर सकते थे। और जो उस वक्त का सिनेरियो बन गया था और जिस तरीके से एक वो आई वुड से कि एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन गई थी, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर तब थ्रेटन करा जा रहा था, बहुत सारी बोली जा रही थी, बहुत सारी चीज़ों के डिटेल में भी मैं जो है नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं इसका सिद्धांतिक रूप से जो है डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा कि उस वक्त जो हुआ था वो प्रक्रिया अनुसार जो नहीं हुआ था। देखिए, जो मौके पे होता है, जो उस वक्त सरकार में होता है, तो वो करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। बट अगेन जब ये मैटर माननीय सबसे उच्च न्यायालय में गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो तब हमने अपनी खुद की कॉन्शियंस को मानते हुए डिसीजन लिया था कि अब क्योंकि ये जो है एक तरीके की आमने सामने की लड़ाई है, तो जब हमारी बात को नहीं रखा जा रहा, क्योंकि आप देखिए इस प्लेटफॉर्म पे सकारात्मक बात रखना चाहते हैं, अगर किसी ने सुनना ही नहीं है, जब आपसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नहीं करना है, सो देन व्हाट इज द पॉइंट? फिर आपने ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का या ऐसे पर्टिकुलर पार्टी का फिर आपने साथ ही क्यों रखना है? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तब भी और अब भी इस विषय पे बहुत सारी बातें बोलते हैं। उससे एक दिन रात को पहले ओबरॉय में एक बहुत बड़ा ग्रैंड सा डिनर करा जाता है, सारे विधायकों को मिलाया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाता है जो हिमाचल से बिलोंग ही नहीं करता है। वो आते हैं, वो बहुत बड़े
जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एज फार एज इस प्रोफेशन इज कंसर्न, क्योंकि मैं भी लॉयर बाय प्रोफेशन हूँ, तो मेरे को उनके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में फुल रिगार्ड है। बट जब हम अपना सांसद चुन रहे हैं, माननीय सांसद चुन रहे हैं राज्यसभा में भेजने के लिए, जिसने हमारे क्षेत्र की, हमारी विधानसभाओं की और हमारे स्टेट की आवाज़ उठानी है, और वो एक जॉय राइड के लिए या एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आ रहे हैं और हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, सो व्हाई शुड आई वोट फॉर हिम? मैं गगरेट को बिलोंग करता हूँ, मेरे को गगरेट के लोगों की आवाज़ उठानी है, मैं वहाँ का नेटिव हूँ, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा जो धरातल की सच्चाई को समझता है। हर्ष महाजन जी कौन है? हर्ष महाजन जी, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आयरॉनिक बात है, जो एक हंसी का विषय है, वो खुद भी एक कांग्रेस बैकग्राउंड के व्यक्ति थे। वो राजा वीरभद्र की सरकार में पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी हुआ करते थे। जब अभी चुनाव कमेटी का गठन करा गया था, वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस की ओर से। एंड उनको जब खड़ा करा गया, ये बिलोंग्स टू चंबा, एक बहुत ही ऑनरेबल व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, लोकल व्यक्ति हैं, तो उनको इलेक्ट करने में क्या दिक्कत थी? हमारी जो प्रॉब्लम थी, अगर मैं विशेष रूप से देखिए अपनी बात करता हूँ, मैं यंगेस्ट लेजिस्लेटर था, इतनी यंग उम्र में बन के आया, मेरे को अपनी जनता का जवाब देना है। बेशक मैं एक इलेक्शन हार गया हूँ, आई हैव नो रिग्रेट्स, बट जो मैंने डिसीजन लिया था वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए लिया था। अगर मेरे को कल भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। आज की डेट में बहुत सारी बातें जो है, अब तो क्योंकि हम भी इस डिस्कोर्स का पार्ट बन गए, हम भी अपनी बात रखते हैं, तो जनता एट लार्ज समझती है। उस वक्त की बात क्या थी कि 27 फरवरी को ये घटना घटी, एंड फिर टाइम जो है बहुत कम था, एंड क्योंकि मैटर सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट चला गया था, तो हम भी बहुत सारी बातों को रख नहीं सकते थे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कांग्रेस के पास, विशेष रूप से मुख्यमंत्री के पास, अगर अपनी तरफ से अगर उनका मन साफ था और अगर वो गवर्नेंस में एक्चुअल सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहते थे, उनको हमारे से संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उनको बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो उन्होंने कभी करी ही नहीं। ही नेवर वेंट इनटू दैट चैप्टर। 2 दिन पहले तक जरूर बोला गया कि जी हमारे पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा था हम वोट नहीं करने वाले हैं, तो आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या इशू है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस बात से वास्ता रखेंगे, आपके व्यूअर्स इस बात से वास्ता रखेंगे, अगर कोई किसी गांव में, अगर कोई किसी भी एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ता है जी, पंच का भी चुनाव लड़ता है, तो वो भी अपनी सीट नहीं छोड़ता है, वो भी उस चीज को खतरे में नहीं डालता है। मैं 28 की एज पे, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि गगरेट विधानसभा के क्षेत्र ने, मेरे जनता ने मेरे ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, और मेरे को 16,000 के मार्जिन से विधानसभा में भेजा था। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मेरे को जवाब उनको देना था। 2027 से जिस तरीके से सरकार चलती आ रही है और जिस तरीके से अगर डगमगा रही है, और इनका क्या भविष्य होने वाला है, ये आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। और वो बहुत, मेरे को लगता है कि हो सकता है 27 से पहले ही ना पता लग जाए, बट इट इज़ अ वेरी वेरी अबिस्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो वो बहुत सोची समझी एक प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत मैंने ये एक्शन लिया था। और जैसे आपका जो सेकंड पार्ट था, उस दिन का क्या हुआ, मैंने उसको तो रेफर करा ही करा, बट जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूँ, बहुत सारे मैंने प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि जो इश्यूज है, इश्यूज को इग्नोर करा गया। इलेक्शन के टाइम पे भी, जब मैं बाई इलेक्शन भी लड़ रहा था, एक बहुत ही नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं एक धारणा सेट करने की कोशिश करी। आपने अगर गिनवानी थी तो अपनी उपलब्धियां गिनवाने लेनी थी। आप जो है एक हमारी वर्तमान की उस वक्त की एंटी इनकम्बेंसी पे चुनाव लड़े हैं, आप अपनी प्रो इनकम्बेंसी पे चुनाव नहीं लड़े हैं। देरा से आपको अपनी वाइफ को जो है उतारना पड़ा क्योंकि आपके पास और कोई कैंडिडेट नहीं था। सो ये धरातल की जो सच्चाई बताता है, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सच्चाई को दर्शाता है। और अब जो सच है वो जनता के सामने है। अभी इसी संवाद में आपने मेरे से उन रियल इश्यूज के बारे में बात करी है जो एक्चुअली मैटर करते हैं। तो बहुत विधायक आएंगे, बहुत विधायक जाएंगे, मैं बन गया, आगे जनता का आशीर्वाद रहेगा, भगवान का जो है ऊपर से गाइडेंस ब्लेसिंग रहेगी, तो मेरे को फिर से मौका मिलेगा, मैं फिर से विधानसभा में रखूंगा। और जो जिस तरीके से मैं डिसीजन लेता आया हूँ, मैं वैसे ही डिसीजन लूंगा। बट हमें भविष्य का सोचना है, हम जिस उद्देश्य के साथ राजनीति में आते हैं उसको लेके सोचना है, और उसी संदर्भ में जो हुआ था वो हुआ था। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव नो कॉम्स अबाउट इट। एंड मेरा ये मानना है कि मेरे जो प्रदेश का, मेरे क्षेत्र का जो यूथ है, वो इस बात से वास्ता रखे। एक टर्म होता है पॉलिटिक्स में, आया राम गया राम। मैं कल विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देख रहा था, तो जो सत्ताधारी पक्ष था उन्होंने पवन काजल जी के ऊपर एक कटाक्ष मारा। पवन काजल जी आई थिंक 4th टाइम अब हमारे माननीय विधायक हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। और उन्होंने बोला कि अगर मेरे को जनता के लिए आया राम गया राम फिर से बनना पड़ेगा तो आई हैव नो काम्स। उन्होंने बोला कि मैं जयराम जी के बाद सेकंड व्यक्ति हूं जो इतने बड़े मार्जिन से अपना चुनाव जीता हूं। सो दैट इज व्हाट आई रिस्पेक्ट। वी आर हियर फॉर द पीपल,
हमें जनता चुनती है। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा और मैं गगरेट क्षेत्र के प्रत्येक उस व्यक्ति का धन्यवादी हूं जिसने मेरे को जो है विधायक बनाया था। I was elected not because of the Congress party, I was elected because of the people ऑफ गगरेट। एंड मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, और ये जो है 27 में भी ये मैं सच्चाई जो है फिर से दिखाऊंगा, जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से फिर से दिखाऊंगा। गगरेट में भी आज जो एक विधायक है वो एक्सीडेंटल विधायक बन चुके हैं। वो तो जब मैं कांग्रेस आया था तो वो अपना 40 साल का कांग्रेस का बैकग्राउंड छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, और जब उनको लगा कि अच्छा अब ये बीजेपी में चले गए हैं तो अब उन्होंने अपना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देख के फिर वो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। चलिए, उनका भाग्य था, और कहीं ना कहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि आज फिर से जो है कहीं ना कहीं जो हमारा विकास है बिल्कुल ठप हो चुका है। बट मैंने जैसे कहा, यूथ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाई आर डिसीजन टू बी टेकन। मैं रियल टाइम एक्शन इम्प्लीमेंटेशन में और रिजल्ट में विश्वास रखता हूँ, और उसी के आधारित जो है ये डिसीजन भी लिया गया था। आगे भी निर्णय ऐसे लिए जाएंगे। इसी थॉट्स को अगर हम, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कोई भी चीज़ हम चूज करते हैं अपनी लाइफ में, लेट्स सपोज मुझे कहीं पे जॉब मिल रहा है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से रिसर्च करता हूँ कि यार मेरी जॉब है, कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, वेलबींग है, सब कुछ है, मेरे को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा, देन व्हाट मेक्स यू थिंक विद इन 14 मंथ्स, आई गेस अप्रोक्सीमेटली यही टाइम था, कि आपको एकदम से शिफ्ट करना पड़ा? थॉट प्रोसेस तो इतनी जल्दी शिफ्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो उसका क्या रीजन है? और इज इट समथिंग कि कांग्रेस वाज प्रमोटिंग यंग टैलेंट, वो एक एंगल तो नहीं है इसमें कहीं सम्मिलित? सो आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं? इस बारे में मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, आई जॉइंड कांग्रेस राइट इन द लास्ट गेट गो मोमेंट बिफोर माई विधानसभा इलेक्शन। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं जिला परिषद भी लड़ा, मैं 80% वोट शेयर के साथ जो अपना जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, जीता था। ऑलमोस्ट मेरा 18,000 वोट्स का जो है उसमें मार्जिन था। मेरा आइडियोलॉजी जो है वो पीपल ओरिएंटेड है। मैं सेंटर टू लेफ्ट हूँ, सेंटर टू राइट हूँ, किस एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन विच इज कम्प्लीटली सेपरेट एंड आई डोंट माइंड आंसरिंग दैट ऑल्सो। बट जो आपका सवाल है, अपने एक फ्रॉम प्रोफेशनल स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एक सवाल पूछा है जो बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इशू ये है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो बातें करी थी, हम लाख नौकरियां देंगे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बोला था कि हम 600 करोड़ जो है युवाओं के स्टार्टअप में लगाएंगे, दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, हम कहीं ना कहीं 4 जो है प्राइमरी स्कूल, 4 हाई स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हर विधानसभा क्षेत्र में खोलेंगे, एक स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस जो है हर विधानसभा में लगाएंगे। क्या हुआ उनका? चलिए, आपने 14 महीने की बात करी, अब तो ये अपना 2 साल का भी पूरा कर लिए, अब तो अपना 3rd ईयर भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ है वो चीज़ें? ग्राउंड पे क्या आपने कोई चीज़ दिखाने के लिए? 14 महीने में तो भाई साहब आज की डेट में एक जो बिल्डिंग है, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, वो भी खड़ी हो जाती है। जो आपने जो ये बातें करी थी, क्या आपने उनकी नींव रखने की भी कोशिश करी? क्या आपने उसके लिए कोई पॉलिसी जो है कहीं इनिशिएटिवली जो है आगे बढ़ाया? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आप यही बोलते रहे कि जी बहुत ज्यादा इस प्रदेश के ऊपर जो है आर्थिक संकट है, और आप तो खुद विधानसभा में बैठते थे, नदौर से आप पहले भी विधायक थे, तो आपको नहीं पता था इस प्रदेश पे आर्थिक संकट है? आप अब फिगर्स कोट करते हैं कि जी पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी का, वो इतना बड़ा बोझ हमारे ऊपर छोड़ के गए थे। डिड यू नॉट नो दिस देन? तो हमने, इसलिए मैंने अगर अपनी बात करता हूं, उस एस्पिरेशन के आधार पे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है कहीं ना कहीं हाथ थामा था कि हम इन चीजों के ऊपर वर्किंग करेंगे। क्योंकि देखिए, हम तो जनता से हैं, हम तो जनता की नब्ज टटोलते हैं, उनके आधारित दिए गए दिशा निर्देश पे, और उससे जो एक आइडिया जनरेट होता है उस पे काम करते हैं। अब मैं चाहे 14 महीने की बात करता हूँ, एक जो अपेक्षित युवा मेरे पास आता है और वो बोलता है कि आज आप सत्ताधारी विधायक हैं, हम आपकी फोटो जो है मुख्यमंत्री के साथ देखते हैं, इस विधायक के साथ देखते हैं, इस मंत्री के साथ देते हैं, यहाँ पर हमारी गुहार लगा दीजिए। आधे सिस्टम में तो आपने खुद ही के लोग बैठा रखे हैं, आधी सरकार आपने मित्रों की सरकार चला रखी है। अगर वहां से चिट्ठी आएगी तो उन लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। अगर हम क्रम अनुसार या हम मेधाविता के आधार पे किसी को पुश करना चाहेंगे तो आप उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अगर हम आपको कोई स्टेट वाइड, अगर हम आपको कोई ओपिनियन देंगे या सजेशन देंगे या किसी दूसरे स्टेक होल्डर से मिलाएंगे तो आप उस चीज को ब्रश असाइड कर देंगे। तो अगर ये सेम चीज कंटिन्यू करनी थी फॉर द 14 months आफ्टर दैट, और अगर फॉर द फुल टेन्योर ऑफ 60 months, तो फिर हम जनता को क्या जवाब देते? मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं अपने एक निजी स्तर पे कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना
मैं आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिसने अपने आप को, उसका उद्देश्य यही है कि एक आत्मसमर्पण, सेवा, राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आगे चलती है। चाहे हम नेशनल स्टेज की बात करते हैं, स्टेट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, चाहे संगठनात्मक तौर पे बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा लकूना है जो हमें आज की डेट में वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सेटअप में देखने को मिल रहा है। और मैं आपके मंच के माध्यम से बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि वर्तमान की इस प्रदेश की जो लीडरशिप है वो दिन प्रतिदिन उस पार्टी को भी और इस प्लेटफॉर्म को भी खोखला कर रही है। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस प्रदेश का जो सबसे उच्च श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन है, उसकी वैल्यू जो है, उसकी गरिमा जो है, उसको कम करा जा रहा है। आप देखिए इस प्रदेश में और बहुत चीज़ों को तो ढका जा रहा है और आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होंगी। विमल नेगी लोगों के जहन से इतने आसानी से नहीं जाएगा। जो धरातल के मुद्दे हैं वो नहीं जाएंगे। तो 14 महीने में बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ का जो SHO है उसके ऊपर स्टेट CID ने FIR करी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक ड्रग माफिया था, जब उसको जो है हिरासत में लिया गया स्टेट CID के द्वारा, तो देयर इज एन अपैरेंट एक्विजिशन। वहां पर बोला जाता है कि कहीं ना कहीं एविडेंस में टैंपरिंग हुई। तो ये तो प्रदेश के हालात हैं इस वक्त। ये तो वर्तमान में ये कहीं ना कहीं जो एक होना चाहिए संवाद शासन और प्रशासन में के बीच में, ये तो उसका जो है मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। सो मैं इस बात पे बड़ा क्लियरली और स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि आपका और आपके जो खुद के साथी होते हैं, आपका जो एक साथ में स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है। मेरा प्रोग्रेशन जो है वो मेरे स्टेक होल्डर्स, जो इस केस में मेरी विधानसभा के प्रत्येक नागरिक है, उस पर आधारित है। जब मैं उनकी बात की ही गुहार को आगे कहीं ना कहीं नहीं अच्छे से फाइनलिटी पे लेके जा सकता हूँ, या मैं चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, और अगर वर्तमान की प्रदेश की वर्किंग ही इतनी खोखली हो चुकी है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, सो उस ऑर्गेनाइजेशन का और ऐसे शासन प्रशासन का हिस्सा होने का कोई फायदा ही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अगर हम उस विजन और उस आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो ये एक तो बहुत ही डूम्सडे वाली सिचुएशन जो है अगले 2.5-3 साल में इस प्रदेश में तो बनेगी ही बनेगी। परंतु जो एक्चुअल इस वक्त एक अपेक्षा के साथ, कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन के साथ जो है बैठा हुआ है यूथ हमारे इस प्रदेश का, उसकी सफरिंग जो है ऑगमेंट होती रहेगी। मैं अगर बात करूँ आर्थिक बोझ को लेके, तो आप हमारे हिमाचल में ऑलरेडी, हमारा हिमाचल आर्थिक बोझ में काफ़ी दब चुका है जितना हम जानते हैं। अब आपको लगता है कि नेक्स्ट सरकार कोई भी आएगी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, आपको लगता है कि अभी हमारी हिमाचल सरकार हमारे हिमाचल को आर्थिक समस्या से निकाल के वो लेवल में अगले आने वाले 5 या 7 साल में ला सकती है? अगर ला सकती है तो अच्छा है, अगर नहीं ला पाएगी तो हमारे यूथ में उसका क्या बोझ पड़ेगा, या उसका क्या इशू होगा या असर पड़ेगा? जी देखिए, जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मेरा मानना ये है कि आगे आने वाले 15 ईयर्स जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये पीसमील तरीके से कुछ चीज़ों को टारगेट करके कुछ चीज़ों को छोड़ के जो है वर्क नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है कि देखिए, हम बार बार आर्थिक संकट की बात करते हैं, इस प्रदेश में एक विषय के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, वो ये है कि जो इस प्रदेश का डेट टू इक्विटी रेशियो है, आज अगर आपका 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इस प्रदेश का आर्थिक बोझ है, उसमें आपको ये परसेंटेज देखनी बहुत जरूरी है दैट ऑलमोस्ट 50% जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट की, और जो आपका ओवरऑल विज़ावी जो आपका 1 लाख का जो आपका 1 लाख करोड़ का जो आपका बोझ है, उसमें ये वाला जो फैक्टरी ये बहुत वरीसम है। ये इसलिए है क्योंकि जो आपकी रिसीट्स हैं, जो आपकी पेमेंट ऑफ रिसीट्स हैं, आप उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। आप बात करते हैं कुल्लू की, आप बात करते हैं मनाली की, आप बात करते हैं शिमला की, कांगड़ा की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर कोई भी देश विदेश में भी बात करता है, आई हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन फ्रेंड्स, तो जब वो हिमाचल की भी बात करते हैं तो पर्यटन की बात करते हैं। पिछले 2.5-3 साल में हम सिर्फ और सिर्फ आपदा से ही ग्रैपल करने में सक्सीड नहीं कर पाए। तो आपदा से उठ के कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो छोड़ ही दीजिए। अगर मैं लोअर हिमाचल की बात करता हूँ, हमारा तो क्षेत्र ही देवियों का क्षेत्र है। आप आगमन करिए ऊना से तो आपको सबसे पहले चिंतपूर्णी माता के दर्शन होंगे, देन यू विल गो ऑनवर्ड्स, आपको बनखंडी में आपका बगलामुखी मिल जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाला जी मिल जाएगी, उसके बाद आपको चामुंडा देवी जी मिल जाएंगी। ऐसे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टूरिस्ट सेक्टर्स हैं आपके पास, जिनको आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते थे। तो जो पेमेंट ऑफ रिसीट्स के मैं बात कर रहा हूँ, उस पर हमारा फोकस नहीं है। ओपीएस का आपने एक वादा दे के सत्ता में आ गए, अब आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक जो कहीं ना कहीं एक जो पेमेंट ऑफ आउटगोइंग
जो आपका रिसीट्स है वो है सैलरीज एंड पेंशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब उसको ऑफसेट करने के लिए जैसे मैंने कहा आप अपने रिसीट्स के तो एंगल को बढ़ा ही नहीं रहे हैं, आपका एजुकेशन पे और आपका हेल्थ केयर सर्विसेज पे तो बहुत ही फ्रैक्शनल और मार्जिनल यूटिलाइजेशन है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। कमिंग बैक टू जो आपने पहले कहा कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स, और मैंने जहां पर फिर बात करी थी अभूतपूर्व ढांचों को विकसित करने की, उस पर तो आप वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये जो है इसमें सबसे बड़ी इशू आर्थिक बोझ में ये है कि हमें नए एवेन्यूज के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को अगेन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, और आप मेरी जो इसमें जो हंसी है ये दिस इज़ अ हंसी ऑफ सैडनेस, ये दुख के साथ जो मैं इस बात को बयां कर रहा हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश की जो सरकार है, बिल्कुल विजनलेस है। मेरे को आप पिछले 2.5-3 साल में बताइए कौन सा आपने ऐसा प्रोजेक्ट चलाया, कौन से आपने यहाँ पर कोई स्कीम चलाई जिसके अंतर्गत आपने रिसीट को बढ़ाया हो। चाहे आपके पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, आधे तो आपके आपदा में डैमेज हो गए। अब आप उसी लड़ाई में पड़े रहिए कि जी हमें सेंटर से फंड आना है या ऐसा होना है या वैसा होना है। आप अपना ब्यौरा दीजिए कि जो आपकी रिसीट्स ऑफ पेमेंट है उसमें से आप कितना ऑगमेंटेशन कर रहे हैं एजुकेशन का, कितना बढ़ावा दे रहे हैं हेल्थ केयर की सर्विसेज को, क्योंकि ये फंडामेंटली रीढ़ की हड्डी है। और फिर उसके उपरांत आप कहाँ फोकस कर रहे हैं टूरिज्म के ऊपर, मेडिकल टूरिज्म के ऊपर, आप कहाँ फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। बात करी गई थी मेडिकल marijuana की, कोई उसकी पॉलिसी जो है वो ठोस तरीके से नहीं लाई गई। आपके व्यूअर्स के सामने भी इस बख्श को रखेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये इतना बड़ा उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, बट हमें दूसरों से सीखना है। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 200 साल राज करके चले गए, तो हमें सीखना चाहिए उस चीज से। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका ऑल्सो, आप कोलोराडो स्टेट का अगर आप उदाहरण लेते हैं, वहां पर मेडिकल marijuana की जो इंडस्ट्री वो $300 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आप कसोल वैली की बात करते हैं, आप कुल्लू की बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, यहाँ पर आप कैसे पॉजिटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने विधानसभा के सभा पटल में ये मुद्दा उठाया था 2023 के इन 2023, और मैंने ये बात रखी थी कि इस विषय के ऊपर स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, कागजी कार्रवाई में रह जाता है। बोल दिया जाएगा कि जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विल टेक अ ट्रिप, वो कहीं उत्तराखंड घूम के आएंगे, जी वहाँ की क्या पॉलिसी बनी है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। आप 4 दिन जो है दर्शन करके आ गए, आपने उसका कोई रिजल्ट निकाला नहीं। डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, हम कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन अपनी रिसीट्स को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं जब तक हम उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ 15 साल के एक विजन के साथ नहीं काम करेंगे। आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाइए, वहाँ पर आप इंक्यूबेशन का सेंटर खोलिए, बाहर से लोगों को इन्वाइट करिए कि वो लोकल लोगों को रोजगार दें, लोकल लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कहीं ना कहीं बोल्स्टर करिए, उनको बैकस्टॉप करिए। ये प्रदेश जो है तभी आगे बढ़ेगा। एंड मेरा हर एक यूथ से जो है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यही जो है एक मैसेज होगा कि इस बात को उजागर करिए। बेचारे हमारे जो यूथ है, आधा यूथ तो यही लड़ाई लड़ रहा है, किसी के घर में अगर डेथ हो गई थी तो वो कॉम्पनसेटरी जॉब की वेट कर रहा है। करनामूलक की पॉलिसी आज तक नहीं बनी है, बोल दिया कि जी बनाएंगे करेंगे, वो बना भी देंगे, उसके बाद वो प्रक्रिया भी 5 साल के लिए चल जाएगी। एक वो फाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आधा टाइम बोल दिया जाएगा कि जी आपकी जो सैलरी है वो पर्टिकुलर ब्रैकेट के अबव है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और हमने पहले चर्चा करी कैसे पुलिस की भर्ती भंग हुई, बोला गया था कि एक नया कॉन्सेप्ट चला गया था कि हम फॉरेस्ट में जो है वी विल कीप प्रोटेक्टर्स वॉचर्स, हम जो है नई नियुक्ति करेंगे, वो भी भंग कर दी गई। तो जब तक आप प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा देके नहीं आगे जो है लेके आएंगे, रिसीट्स नहीं बढ़ाएंगे, या आर्थिक बोझ की जो सिचुएशन है चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, आज हमारे स्टेट के इन द सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, आज हमारी PMKVY की स्कीम चलती है, हमारी विश्वकर्मा की स्कीम चलती है, लखपति दीदी की स्कीम चलती है। इनको धरातल पे उतारना चाहिए। मैं खुद इस इनिशिएटिव में जो है अपनी विधानसभा के क्षेत्र में और भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को जो है हम बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। जब हम वो ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और मैक्रो विजन के साथ हम रिसीट्स नहीं बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट करती रहेगी। गिवन अ चांस चैतन्य जी, अगर आपसे आपको एक चांस मिलेगी, आपको एक विवाद अपने राजनीतिक करियर से डिलीट करना है या हटाना है, व्हाट कुड बी दैट? अगेन ये बड़ा आइडियलिस्टिक सा जो है जवाब लगेगा, बट कोई भी ऐसा विवाद नहीं है जो मैं डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो गलतियों का पुलंदा होता है, और जो एक ह्यूमन होता है
वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स एंड उतार चढ़ाव दोनों जो है किसी भी करियर का, खासकर राजनीति में, वो उसका एक अहम हिस्सा होता है। मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मेरे राजनीतिक करियर में गलतियां भी हुई होंगी, बहुत कुछ हो सकता है अच्छा हुआ होगा, कुछ हो सकता है बुरा हुआ होगा। एंड क्या उसके लिए मेरे को जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बाई इलेक्शन भी था, तो यू हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। उन सारी लर्निंग्स को लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मान लें कि वो चीज़ अगर डिलीट हो जाए, और अगर वो मेरी मेमोरी से भी अगर डिलीट हो जाए, तो फिर उस पर्टिकुलर चीज से जो मैंने लर्निंग ली होगी और उसको अप्लाई करके मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देखिए, मेरे राजनीतिक करियर ने जो मेरे को एक अहम जो है चीज सिखाई है, भारतीय जनता पार्टी का भी विशेष रूप से जब से मैं हिस्सा बना हूँ पिछले 2 साल में, कि संवाद, सेवा और समर्पण, इन चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। जब संवाद होगा, उसमें त्रुटियां नेचुरली निकलेंगी, उसी से ही आप कहीं ना कहीं समर्पण भी सीखेंगे, सैक्रिफाइस उसी का पार्ट बनता है। एंड फिर उसी के आधारित जो है आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को इंस्टॉल करते हुए, इंडिविजुअलिज्म को भी आगे बढ़ावा देते हुए आगे चल पाएंगे, जिसको हम आज की डेट में राष्ट्रभक्ति का जो है कॉन्सेप्ट को हम उसकी अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के जो थॉट प्रोसेस है वो इस बात को एम्बॉडी करती है। इसका वो एक बहुत प्राइम उदाहरण है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी। तो मेरा मानना है कि एवरी डे एक नया लर्निंग होती है, देयर इज नो डिलीशन, हर चीज को साथ लेके चलना चाहिए एंड यू हैव टू वर्क विद पॉजिटिविटी। सकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो अच्छा सब चलता रहेगा। सो 2024 का जो इंसिडेंट था, एज एन इंडिविजुअल आपके प्रोफेशन को हटाते हैं, हाउ हैव यू कॉप्ड अप योरसेल्फ? वो किस तरह से आपने अपने आप को दोबारा से वापस स्टैंड किया, इमोशनली, प्रोफेशनली? क्योंकि आई एम श्योर यू आर टू यंग टू हैंडल द काइंड ऑफ जितना भी नेगेटिविटी या जितना भी विवेचना आपके बारे में हुई, तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया एज एन इंडिविजुअल? वी वांट टू अंडरस्टैंड, जो हमारा यूथ देख रहा है, कि छोटे छोटे इश्यूज हर एक लोग की जिंदगी में आते हैं, हर रोज आते हैं, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है। तो एट योर स्टेज, एंड लार्ज स्टेज है आपका, एक बड़ा स्टेज है जहाँ पे लोग आपको सुनेंगे, आपके एक्सपीरियंस से वी वांट टू गैदर इन्फॉर्मेशन कि हम अपने यूथ को ये मैसेज दे सकें कि थिंग्स fall in place after some time. बिल्कुल। एंड गोइंग ऑन टू दिस, जो मेरा 2024 के इलेक्शन के बाद का जो अनुभव था, आई थिंक, एंड इसमें कोई भी छुपाने की ना बात है, ना छुपनी चाहिए बात, ये मेरी आई थिंक ओवरऑल लाइफ का जो है एक बहुत ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है एक मोमेंट रहा होगा। और वो पूरा जो एक टाइम स्पैन था, क्योंकि जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि आप पहली बात तो विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप 25 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश करते हैं, फिर अच्छा भी बहुत होता है, देन यू हैव वन विक्ट्री, देन यू हैव अनदर विक्ट्री, एंड आप एक तरीके से पावर में भी आते हैं। तो जब ऐसे आपको कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ता है, तो एक वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। फ्रॉम टॉप यू आर कमिंग टू रिलेटिव क्वाइट अ बिग फॉलोइंग, तो उसमें कहीं ना कहीं जहन में भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। साइकोलॉजिकली, इमोशनली ये कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ज्यादा जो है डाउन करता है। मैंने डाउन शब्द का प्रयोग करा, डैमेज नहीं करता, और डैमेज करने नहीं देना चाहिए। तो मेरा यूथ को ये मैसेज होगा, यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप अगेन, आपको लड़ाई लड़नी है। एंड दुनिया में बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हो सकता है बुरे लोगों के साथ अच्छा भी हो रहा हो, तो आप इन चीज़ों से डर नहीं सकते हैं। और खासकर देखिए, अगर आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक फील्ड की बात करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, तो इसके में तो डर के आगे ही जीत है। आपने जो डर गया वो मर गया वाला इसमें हिसाब किताब है। आपको खड़ा होना है। मेरे लिए लर्निंग के साथ साथ मैं प्रत्येक उस व्यक्ति का, अपने संगठन के साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, निजी रूप से मेरे साथ जुड़े हुए उस व्यक्ति का, प्रत्येक माता बहन, यूथ का, बड़े बुजुर्गों का, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का, इवन जब वो चीज़ जो है सर नहीं चढ़ी, मेरे को इतना ज़्यादा प्यार मिला, आज भी मिलता है, और जो है मेरे को चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो उसमें नेचुरली जो है वो चीज़ आपको पिक बैक कर देती है। तो आप इससे देखिए, ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है कि आप तब तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, मायूस भी होते हैं, बट उस फ्रेम ऑफ माइंड में अपने आप को जो है कहीं ना कहीं और स्ट्रांग करना और वहाँ से निकल के आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं जून ऑफ 2024 की बात करता हूँ और आज हम अगस्त ऑफ 2025 हैं, वो जो दौर था, ये जो पिछला 1.5 साल रहा है, ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चुनौतियों भरा बट लर्निंग का दौर है, और मैं इन चुनौतियों के लिए बहुत खुश हूँ। और अगर मेरे को ऐसे एडवर्स पोजीशन में, ऐसे अगर इतने मुश्किल के दौर से फिर से भी गुजरना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कि इस एपिसोड ने और इस चीज़ ने मेरे को तैयार किया है। और देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो खुद की निजी घर की लड़ाई नहीं है। हमारी जो नेताओं की लड़ाई होती है, गुड बैड पॉजिटिव ऑल असाइड,
हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की हित की लड़ाई लड़ते हैं। मेरा जो मेन फोकस एजेंडा है वो माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए और युवा आवाज को आगे ले जाने के लिए है। तो उसमें तो देखिए साइकोलॉजिकली सेटबैक होता है। यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप अगेन, यू हैव टू फाइट द गुड फाइट। भगवान के ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं, भगवान की कृपा जो है वो सब पे जो है अपार रूप से बनी रहती है, और आप जो अच्छा कर्म करता है वो आगे चलता है। हम कर रहे हैं और आई एम वेरी श्योर कि जनता के आशीर्वाद के साथ, हमारी पार्टी के आशीर्वाद के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भगवान के आशीर्वाद के साथ फिर से मौका मिलेगा, फिर से काम करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस साइकिल। इलेक्शन हारना तो एक कहीं ना कहीं जो होता है पूरे प्रोसेस का एक ऑब्स्टेकल होता है या एक उसका पिटफॉल होता है। उस चीज़ ने मेरे को रोका नहीं है जनता में के बीच में जाने में, जनता में अपनी सेवाएं देने में। ऑफ कोर्स जिस सोच के साथ या जिस तरीके से आप विकास कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं वो आप विदाउट पोजीशन पावर नहीं कर सकते, और उसी के लिए आप ये लड़ाई लड़ते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं। बट कोई नहीं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे, सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा यूथ से भी यही जो है, कहीं ना कहीं मेरे को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कभी बच्चे जो हैं वो किसी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, देखने को मिलता है कि कोई सुसाइड की तरफ चला जाता है या कोई माइंडसेट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लेता है। आपको अपने आप को पिक बैक करना है, बढ़ना है। हर दिन जब एक सूर्यास्त होता है तो उसके अगले दिन सूर्योदय होता ही होता है। तो आप उसको चरणबद्ध करते हुए आगे बढ़िए और भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करता है। मैं यूथ को लेके एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा यूथ कॉलेज टाइम पे बच्चे NSTUI ABVP काफ़ी, हमारा जो यूथ है कॉलेज टाइम पे काफ़ी पार्टी बाजी में रहता है, काफ़ी इस चीज़ों में रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे आते आते वो चीज़ें फेड होती जाती है धीरे धीरे। तो ये हिमाचल में ऐसा क्या रीज़न है या आज के हमारे यूथ में ऐसा क्या रीज़न है कि 100 में से आउट ऑफ द 100 एक बच्चा कोई आगे जाके अपने उस करियर को, पॉलिटिकल करियर को आगे जाके कंटिन्यू करता है, बाकी 99% ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका क्या रीज़न है हमारे हिमाचल में ऐसा क्यों होता है, मोस्टली हमारे यूथ में ऐसा क्यों होता है इंडिया के अंदर? पहली बात तो मेरा मानना ये है कि जो अभी वर्तमान का परिप्रेक्ष्य की अगर हम संबंधित बात करें तो बहुत सारा जो हमारा युवा है वो पॉलिटिक्स से जो है डिसअपॉइंट हो चुका है और वो इस फील्ड से दूर भागना चाह रहा है, क्योंकि नेट रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको। विजन कोई एक पॉलिटिशियन या पार्टी ड्रॉप करती है, फिर आपको उसका एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि जैसे आपने बात करी यूथ बेस्ड छात्र संघ राजनीति की, या एक एडवेंट जहाँ से शुरू होती हैं राजनीतिक गतिविधियाँ, वहाँ पर कहीं पर एक जो सोच होती है प्रोटेस्ट करने की। तो मेरा मानना यह है कि जो इस प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, आप प्रोटेस्ट मत करिए, आपको प्रवोक करना है। और जो लोग इससे गाइडेंस लेते हैं उनको जो है उसको प्रोटेस्ट नहीं देखना है, उनको एक अपने आप के लिए प्रोवोकेशन के तौर पे जो है उसका मैसेजिंग लेनी है। आप संवाद जब करेंगे, मैंने शब्द का पहले भी प्रयोग किया, जब आप थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जब आप डायलॉग करेंगे, उसके ऊपर रिफॉर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, चीज़ों के ऊपर कहीं बदलाव लाने के लिए आप संवाद करेंगे, फिर उसके ऊपर पॉलिसी बनेगी, तब पॉलिटिकल मूवमेंट जो है आगे बढ़ेगा। आज की डेट में अगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं इसका प्राइम एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, आज देखिए कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन के तौर पे क्या कर रही है इस देश में। और ये पिछले महीने का जो आपका लोकसभा का और राज्यसभा का सेशन रहा है, वो सिंगल हैंडेडली इनकी इस करतूत के कारण वॉश आउट हो गया है। आपको इलेक्ट करके भेजा जा रहा है हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी में इस देश की, और आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप जनता का, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट में। जो SIR का सारा मुद्दा चला हुआ है, अब बिहार का मुद्दा है तो आपने इसको उठा लिया। आपको लग रहा है कि सरकार आपकी कमजोर चल रही है, आप सरकार में आगे आने के लिए विफल रहेगा आपका प्रयास, तो आप उस मुद्दे को बना के वहां पर जनसंवाद के लिए रैली में निकल गए हैं। आज राहुल गांधी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार में, यहाँ तो आपकी पार्लियामेंट चल रही है, आप अपनी बात जो है पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये जो एक प्रोटेस्ट है, एक ओपन एंडेड विदाउट एनी फाइनलिटी, इसमें कोई आपको नो एंड इन साइट, आपको दिख ही नहीं रहा है कि उस तरफ क्या है और आप चले जा रहे हैं, बहुत गलत है। प्रवोक करिए, इसके ऊपर संवाद होना चाहिए। SIR जो ये बोला जा रहा है, जो आक्षेप लगाया जा रहा है कि त्रुटियां हैं इलेक्टोरल सिस्टम में, उसी को तो ठीक करने के लिए SIR लाया गया है, और अब आप SIR के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई एंड नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके आधार पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ
बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। जो बर्जनिंग इश्यूज हैं, जो धरातल के हमारे कहीं ना कहीं आज के पेचीदे मुद्दे हैं, उनके ऊपर हमें डायलॉग करना। आपका जैसे ये प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मैसेज जो है घर से घर जाएगा, इसके ऊपर संवाद होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, फिर हम पॉलिसी और डायलॉग की तरफ जाएं। वरना तो मेरी यंगस्टर्स को भी एडवाइस होगी, मैं पहले से बोलता आया हूँ, कोई भी संगठन हो, कोई भी ग्रुपिंग हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, उसका आप सिर्फ झंडा लेके घूमे जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या उद्देश्य है, क्या आपने विजन है, क्या आपने आगे करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। At the age of 26, when you get the power, was it difficult to handle the power? Out of the Right, question है, right. क्योंकि 26-27 की एज में जब हम पावर में आते हैं, Right. politics is again called as a powerful profession. How did it changed you? आपको किस तरह से वो जो आपने पावर महसूस की, how was that changed you, या आपको किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? Because you know, No, of course, see, there is no denying that इतनी यंग एज में जब ऐसे ही आप उपलब्धि की प्राप्ति कर लेते हैं और आपको जो है एक पावर देखने को मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज आपको फील होता है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको जो है एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो निर्माण करना है, पब्लिक सेंटिमेंट को आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मैनेज करके चलना है। तो वो एक मेरे को लगता है बहुत बड़ा तब चैलेंज होता है, और उसमें आपको सीख लेके रियल टाइम में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो फॉर एग्जाम्पल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं, चाहे आपके डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, चाहे आपके रेवेन्यू के राजस्व के अधिकारी हो गए, चाहे वो आपके पंचायत सेक्रेटरीज हो गए, हर एक व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में राजनीतिक रूप से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक या शासनिक तौर पे जुड़ा हुआ है, आपने सबके साथ समन्वय बना के चलना है। तो वो एक चैलेंज होता है। आई डोंट थिंक कि मेरे को ऐसा कोई एक चैलेंज फील हुआ था कि ओ मैं एमएलए बन गया हूँ एंड मेरे अंदर या वो कोई वैसा कोई चेंज आया स्वाभाविक रूप से। बट एक मेरे लिए वो एक कॉलिंग थी कि मेरे को इन चीज़ों का समन्वय बनाना है और उस इंटरेक्शन को मैं पॉजिटिवली कैसे सब लोगों को आगे लेके चल सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो आपके पास एक पेपर वर्क आता है, आपने अपने साइन सील अथॉरिटी से जो है एक ऑर्डर देना होता है एंड वो फाइनल होता है, और उसमें ऑफकोर्स जनता का सेंटिमेंट मैटर करता है। बट क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है जनता के साथ, हमारा जो डेली है सैकड़ों हजारों लोगों के साथ डेली के आधार पे जो है बातचीत होती है, तो उसका समन्वय बिठाना वो एक चैलेंज होता है। वो मेरे को बहुत अच्छे से जो है अपने 1.5-2 साल और उससे पहले जिला परिषद के अनुभव में भी जो है सीखने को मिला। चैलेंजिंग था बट सीखने को मिला। अगेन जैसे हमने बाकी विषयों पे भी चर्चा करी, ये भी एक कंटिन्यूस जर्नी का पार्ट है। आप डेली कुछ उसमें नया सीखते हैं और उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो पढ़ना पड़ता है। चैतन्य जी, लेट्स गो विद द क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी, लाइक यू आर द यंगेस्ट एमएलए फॉर हिमाचल प्रदेश। आज हमारा हिमाचल, जहाँ पे एक साइड आप एक इंस्पिरेशन है हिमाचल के लिए, आज वहीं दूसरी साइड हमारा हिमाचल आधे से ज़्यादा नशे में है, आधे से ज़्यादा बेरोजगार है। आप देख रहे हो 2021 में 23 में सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। तो आपको नहीं लगता आप एक क्या मैसेज, आप उनको क्या मोटिवेशनल एक स्पीच दे सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी नहीं ये नहीं ये होना चाहिए? एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेग्राउंड। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस संदर्भ में ये अप्लाई करती है। और जिस आप एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब आपकी फैकल्टीज ऑफ माइंड डेवलप हो रही होती हैं, आप 16 साल के अगर 23, 24, 25 साल की उम्र की बात करते हैं, अगर आप किसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिविटी के आधार पे आगे बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो वो नेगेटिविटी में बढ़ जाएगा। हमारी क्षेत्र की, प्रदेश की इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम ही यही है, और हमने इसके ऊपर पहले भी अभी चर्चा करी है कि हम सकारात्मकता के आधार पे चीज़ों को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी नहीं ला पा रहे हैं, और हम अपने यूथ को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक सीमांतर क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, मैं ऊना जिले से आता हूँ। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के एक तरफ तलवाड़ा लगता है, दूसरी तरफ होशियारपुर लगता है। जो प्रकोप पंजाब में ड्रग्स का रहा है, और एक जो अनफॉर्चुनेट टर्म पिछले कुछ सालों में पॉपुलराइज हुआ था उड़ता पंजाब का, बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि वो उड़ता पंजाब उड़ता हिमाचल और हमारे क्षेत्र के संदर्भ में बन चुका है। वो क्या है कि वो एक अंडरलाइंग बली में है, उस तौर तरीके से भी दिख नहीं रहा। आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए, कॉलेज में जाइए, किसी डिप्लोमा बेस्ड इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको सिरिंजेस जो हैं वहाँ के डस्टबिन में मिल जाएंगी। अगर आप स्कूल्स के 500 एरिया के मीटर्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, वहाँ पर आपको ड्रग्स के सप्लायर्स जो है शरेआम इसका ट्रेड करते हुए दिख जाएंगे। तो 2-3 चीज़ों के ऊपर इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के लिए साथ बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, बट हमें इस पर एडवर्स तरीके से भी
हमारी जो पुलिस प्रशासन का जो एक इस पे रोकथाम का अप्रोच होना चाहिए, उसको विकसित करने पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा एडीजीपी हिमाचल प्रदेश का जो हमारा पूरा का पूरा जो सेटअप है, और जहाँ पर ये ड्रग्स रिलेटेड जो एक सोच भी विकसित करी गई थी, इस पे मेरे को नहीं लगता कांग्रेस को किसी तरीके का जो है बेनिफिट दिया जा सकता है, या उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा जा सकता है, या सरकार को करा जा सकता है। बट प्रशासनिक तौर पे मैं एक अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करी कि अगर कहीं पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा अगर कहीं पर आप सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो है उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जो है प्रक्रिया भी होगी। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है या रिक्रिएशनली कर रहा है, आप उसको कंपेल करके और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए छोड़ भी सकते हैं। बट ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, थ्योरी बनी है, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी, जैसे आपने जो क्वेश्चन में उठाया था, बेरोजगारी विज़ावी हमारा ये जो नशे की प्रॉब्लम है, देखिए आप नशे मुक्ति केंद्र जितने खोलना चाहते हैं खोल लीजिए। आज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्योंकि पेरेंट्स बेचारे सोसाइटियल प्रेशर के कारण, सामाजिक दबाव के कारण, इस बात को अगर उनके घर में ड्रग्स आ जाता है तो उसके ऊपर वो पर्दा ढकने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक बात है, किसी के घर में भी होगा तो पहले चाहेगा कि वो चीज़ ढक जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ तक भी हो गई है कि ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि एक बेटे ने अपनी माँ के पर्स के अंदर ही चोरी कर ली है या घर के बर्तन बेच दिए हैं ड्रग्स को कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो हमें इसके ऊपर टू प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा यूथ से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि जो ज़िंदगी का सफ़र होता है वो बहुत अद्भुत और लंबा सफ़र होता है। अगेन उसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखने पड़ते हैं। आप मेरा खुद का एग्जाम्पल भी इसमें जो है ले सकते हैं। एंड पॉजिटिविटी भगवान दिशा जो है दिखाता ही दिखाता है, परंतु आपको उस ट्रैक पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनको इसके ऊपर वर्क करना, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंगेज करना यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार ही बोल देंगे कि जी हम नशा मुक्ति का कैंप लगा रहे हैं, नशा मुक्ति की जी हम ड्राइव कर रहे हैं, या हमें एक क्या बोलते हैं केंद्र खोल रहे हैं, या हमने एक पॉलिसी भी बना ली, जब तक वो धरातल पे नहीं उतरेगी ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती रहेगी। और ये जो बड़े सरगने हैं जो इस ड्रग ट्रेड को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर उनको शे और पनाह किसी भी शासनिक और प्रशासनिक रूप से दी जा रही है, उसके ऊपर ठोस से ठोस कठोर से कठोर कदम उठाना हमारे लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरा यूथ से हाथ जोड़ के विशेष रूप से यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव। आप एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। हाँ, जिस तरीके से चीज़ें बढ़नी चाहिए और जो हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक सोच है वो इस बात को आगे नहीं बढ़ावा दे रहा है अभी वर्तमान में। बट मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आगामी आने वाले वक्त में इसके ऊपर निरंतर रूप से हम कार्य करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता यही है। हमारे प्रदेश में बहुत टैलेंटेड विशेष रूप से छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मेरे यहाँ पर जब रिजल्ट निकलता है, गौरव की बात है, अगर मैं 10th और +2 के रिजल्ट की बात करूँ, जो हमारे फर्स्ट 20 का रिजल्ट आता है डिफरेंट स्ट्रीम्स का, मेरे यहाँ का ग्रेड से जिसने भी टॉप करा है सारी लड़कियाँ ही रही हैं, इस साल भी और पिछले साल भी। उनको हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और हम देंगे भी। बट यू प्लीज डोंट लूज होप, वर्क इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपके पास बहुत सारे अच्छे जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स भी हैं। आप भी इसका एक एग्जाम्पल है कि जो हार्ड वर्क करता है वो आगे बढ़ सकता है, और उस सोच को विकसित करते हुए हम सबको मिलजुल के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।